कोशिश करूंगा कि वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा करूँ। मतलब खुशी के साथ लड़ने निकले हुए थे और अपने क्या मज़ार नकवी साहब वाला केस हो गया या ये जहांगीरी साहब वाला केस हो गया है, वो उनको पाकिस्तान को छोड़ के गजा के ऊपर, और अगर ये के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके कि ये सारे कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के जज साहबान की आईनी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ का, बड़ी खूबसूरत कौम है ये, अखंड बखारत वाला आ जाए। इसराइल सबसे ज्यादा करप्ट जज जो है, 60 से ज्यादा केसेस लाहौर हाई कोर्ट के। पहले मैं इन तरह आपकी नजर में सबसे ज्यादा करप्ट जज कौन, और जज को ताड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं? मज़ार नकवी साहब की तरह उनकी ओहदे से बरतर। आप समझते हैं कानून को कोई इमरान खान मिल सकेगी? अभी तक तो कोई। अस्सलाम वालेकुम, थर्सडे टाइम से माविश फ़खर आपके पास हाजिर है। आज हम जिन हस्ती का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ी बातें होती है। उनको ये भी कहा जाता है कि वो जजों को भी नहीं छोड़ते, वो कानून माहिर कानून है हमारे, और उन्होंने ऐसे उन्होंने केसेस लड़े हैं जो मुनफरिद हैं और जिसमें आप इंसाफ के पॉइंट पे, जहाँ पे आपको इंसाफ मिलता है वहाँ पे भी इन्होंने इंसाफ करवाया है। तो हम बात करते हैं मियाँ दाऊद साहब से। सर जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आगाज़ इस टॉपिक से करूँगी जो मैंने जिक्र किया, जैसे कि आपकी शहरियत की वजह जो है वो कि जजों को के ख़िलाफ़ आप मैदान में आए। आपने उन करप्ट जजों को या जो अपनी जाली डिग्री के साथ बैठे हुए थे और कानून को उस तरह से पढ़ा नहीं और फिर भी हमारे ऊपर कानून मुसलत कर रहे थे, आपने उनको फारिग कराया। तो ये आप बताएं कि उसके बाद ओहदा बरकरार रखना कितना मुश्किल है जजों के लिए आपकी फील्ड में होने से? मुश्किल उनके लिए आज भी है जो अभी भी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर मज़ार नकवी साहब वाले अंदाज़ के अंदर और जहांगीरी साहब वाले अंदाज़ के अंदर और रिजाजुल हसन साहब वाले अंदाज़ के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब जो अभी भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, खुफिया ज़राए से आमदन बना रहे हैं या 2 नंबर तरीके से आज भी काम कर रहे हैं, उनके लिए तो आज भी मुश्किल है। एक प्रेसिडेंट चूँकि बन गई तो अब पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में ये बात पाई जाती है कि अब अगर कोई जज जो है वो करप्शन करता हुआ पकड़ा गया तो वो इस्तीफ़ा दे के घर नहीं जाएगा, बल्कि उसको मज़ार नकवी साहब की तरह उनके ओहदे से बरतरफ किया जाएगा, उनसे टाइटल वापस ले लिया जाएगा और मराज जो है वो वापस ले ली जाएंगी। ये थ्रेट तो बहरहाल एक मौजूद है। लेकिन सर, आपको कितनी मुश्किल पेश आ रही है? उसके बाद आप पे कितना प्रेशर आ रहा है? मुझ पे कभी ना मुश्किल आई और ना मैंने कभी ये महसूस किया कि मेरे पे कभी किसी किस्म का ना कोई प्रेशर है। पहले दिन से ही ज़िंदगी में, जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, तो बस अल्लाह ताला से डरते हैं और उससे ही मदद मांगते हैं। उसके अलावा ना केसेस का कोई प्रेशर आया। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी मुझे मज़ार नकवी साहब वाला केस हो गया या ये जहांगीरी साहब वाला केस हो गया, एजाजुल हसन साहब वाला केस हो, ये मुझे कभी भी प्रेशर महसूस ही नहीं हुआ। ये ऐसे महसूस होता था कि ये दाएं हाथ का काम है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड एविडेंस आपके फेस ऑफ इट है, सामने मौजूद है। इसको कोई भी जज, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंक्वायरी कमीशन जुटलाएगा कैसे? कैसे जुटलाएगा? सो इस वजह से मुझे ये बिल्कुल आम सी मामूली सी बात निकल लगती थी। चले, अच्छी बात है। सर, आप मुझे ये बताएं, अब तक कितने जजेस को आप फारिग करा चुके हैं? मैं अमली बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अभी 2 जज साहबान, मज़ार नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट से थे, उनको करप्शन के ऊपर, बददियानती के ऊपर, नाजायज़ असासाजात बनाने के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने ओहदे से बरतरफ किया। उसी काउंसिल की कार्रवाई के दौरान एजाजुल हसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, तो उनके साथ थोड़ी सी इनकशाफात हो गए। वो चूँकि इन कैमरा थे तो उन इंकशाफात के बाद उन्होंने मुनासिब समझा कि चूँकि ये तो अगली तैयारी मेरी भी करी बैठा है मियाँ दाऊद, तो लिहाजा मैं पतली गली से निकलूँ, और नतीजतन वो चले गए। सही। और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी जाली डिग्री थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका पार्ट 1 का और पार्ट 2 LLB का जो है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और देखें वो बंदा किस तरीके से सरकारी ओहदों पर तैनात होता, मैनेजमेंट करता, निज़ाम की खामियों का फ़ायदा उठाता, वो हाई कोर्ट का जज बन के फ़ायदे लेता रहा। सर, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा करप्ट जज कौन सा था सुप्रीम कोर्ट में? मेरी नज़र में माली तौर के ऊपर करप्ट होना, मैं इसको बतौर वकील जो है
इन वाइडर सेंस एंड ब्रॉड सेंस में बात करूं तो मैं नहीं इसे समझता कि ये कोई करप्शन है एज जज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। अगर जज इंटेलेक्चुअली बददियानत है तो वो बहुत से लोगों का नुकसान कर रहा है। जैसे कि साकिब निसार साहब थे, जैसे कि एजाज अफजल खान साहब थे, जैसे कि गुलजार साहब थे। उन्होंने शऊरी बददियानती ऐसी की कि सारे का सारा जुडिशल सिस्टम का ढांचा ही जो है उन्होंने उधेड़ कर रख दिया, और उसका नुकसान आज के दिन तक जो है वो आम साइल जो है वो उठा रहा है। जैसे उस गुलजार साहब ने जो कराची के अंदर नाजायज़ तामीरात की आड़ के अंदर लोगों के घरों को मिसमार करवाया, वो एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट करके आज भी वो लोग जो हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं, और उनको नहीं, जबकि ये उनका काम नहीं था। गवर्नमेंट काम करे, गवर्नमेंट काम ना करे, आप गवर्नमेंट को पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम जज नहीं कर सकता, जज का काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो मेरी ज़ाती राय के अंदर सबसे ज़्यादा करप्ट जज जो है वो इंटेलेक्चुअली अगर करप्ट है, बददियानती कर रहा है, मिसालें कायम कर रहा है, तो वो ज़्यादा करप्ट जज है। सही। सर, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम की बात भी कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया गया, चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया, फिर वफाकी आईनी अदालत बना दी गई, तादाद भी बढ़ाई गई। लेकिन उन तरमीम के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि ये तरमीम ऐसी होनी चाहिए? पहले मैं इन तरामीम के हक़ में था। कुछ हद तक ये तरमीम ठीक थी, लेकिन गुज़श्ता 6-7 माह से जब से इन चीज़ों को प्रैक्टिकली बतौर वकील देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 27वीं तरमीम के ज़रिए वाकई जो जज साहबान हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया है। अब जज साहबान जो हैं वो जज कम है, यकम तारीख को तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिम जो हैं वो ज़्यादा है। मुझे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आईनी अदालत के अंदर ऐसा कोई जज जो है वो अब ऐसा, बिलखसूस तो हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं जज नज़र आ रहा जो हुकूमत के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करने की हिम्मत सख्त रखता हो। चूँकि अब वो हिम्मत और फ़ैसला और सख्त नहीं रखता तो मैं उसे जज नहीं मानता, मैं उसे आम सरकारी मुलाजम समझता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब के अंदर CCD जो है वो सरेआम तकरीबन 1000 से ज़ायद 1500 के करीब शहरियों को कत्ल कर चुकी है। और HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज़ायद केसेस लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान के सामने गए। अब बावजूद इसके कि जज साहबान की आईनी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट है 2022 का, उसके मुताबिक अमल दरामद करवाएं। इन्हीं जज साहबान के पहले ये फैसले मौजूद थे, लेकिन जब ये CCD बन गई 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद किसी हाई कोर्ट के जज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कानून के मुताबिक CCD के खिलाफ कोई फैसला दे सके। मैं नहीं किसी ऐसे जज को जानता समझता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो हुकूमत के हामी वकला हैं उनकी जज साहबान के साथ मिली भगत हो गई। सही। अब वो जज साहब को पता है कि अगर हमने हुकूमत के हामी इस वकला को नाराज़ किया तो ये हमारा तबादला करवा देंगे। इसलिए अब हो क्या रहा है कि वो जो हुकूमत के हामी वकला हैं वो करोड़ों अरबों रुपए में जज साहबान के नाम के ऊपर पैसे पकड़ रहे हैं, डन बेसिस के ऊपर पैसे पकड़ रहे हैं, तमाम नाजायज़ काम जज साहबान से करवा रहे हैं और जज साहबान कर रहे हैं। सही। इस वजह से कि अगर हमने इनकी बात ना मानी, तरीकाकार उसको कवर ज़रूर देते हैं कि कानूनी तौर के ऊपर, लेकिन वो पैसे वो मनसूबाबंदी के तहत तयशुदा डीलें करके जो है वो हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम का नुकसान हुआ है। बाकी जजेस की तैनाती का तरीकाकार जो है वो हमेशा से पाकिस्तान जब से वजूद में आया तब से मुतनाज़ा था, मुतनाज़ा है। कल भी नलायक मंजूर नज़र पर्चियों के ऊपर जजेस भर्ती किए जाते थे, आज भी नलायक मंजूर नज़र और पर्चियों के ऊपर जजेस जो हैं वो 27वीं तरमीम के जरिए भर्ती किए जा रहे हैं। तो सर, इसको फिर जो आपकी बात सुन के मुझे आइडिया हो रहा है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये सियासी मफाद के लिए तरमीम थी, इसमें पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम को कोई मफाद उस तरह से नहीं होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज बिल्कुल प्रैक्टिकली जब इसके कॉन्सिक्वेंस देखें तो ये सामने बात क्लियर है कि ये सियासी मफाद के लिए ये तरमीम की गई। इस बात का कवर लेने की कोशिश की जाती है कि इस 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़िम्मेदार जज साहबान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने साइलिन, आज पाकिस्तान के अंदर अदलिया कोई नहीं है। अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में बात, कोई अदलिया नहीं है।
वो मुल्क कायम रह सकता है जिसके अंदर इंसाफ है। सही। जिस मुल्क के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं है, वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। आज पाकिस्तान के अंदर अदलिया नाम का कोई अदारा मौजूद नहीं है। सर जी, 28वीं तरमीम आनी है, हमें भी पता है आनी है, कब तक आएगी और आप 28वीं तरमीम के बाद क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? अभी तक तो ये कोई प्रपोजल सामने नहीं आई, कोई डिस्कशन सामने नहीं आई। सुनने में ही आ रहा है कि 28वीं तरमीम आएगी। मेरी ज़ाती राय में बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते कि जब तक तरमीम सामने नहीं आती तब तक उसके ऊपर क़यास राई जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर 28वीं तरमीम 26वीं और 27वीं तर्ज की आनी है जिसके अंदर आवाम का कोई मफाद नहीं है, तो फिर ऐसी तरमीम करने का कोई फ़ायदा नहीं। सही। सर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ दाऊद एडवोकेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जो वहाँ से कहा जाता है आप उसके ऊपर अमल कर देते हैं, तो इसमें कितनी कोई हकीकत है? आप वाकई इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होना या ना होना ये तो बात की बात है। पाकिस्तान के अंदर ना जी, आप 1947 से लेके आज के दिन तक कोई भी काम उठा के देख लें, जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतर काम होता है ना जी, सही काम होता है या यूनिक काम होता है, तो उसका क्रेडिट जो है या तो कैप्चर करने की कोशिश की जाती है या उसको मुतराज़ा करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर जहांगीरी साहब जो हैं वो सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा रहे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम करते रहे, रियासत के कहने के ऊपर काम करते रहे। तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या दुश्मनी होगी कि वो अपने किसी बंदे के जरिए उनको निकलवाएगी? और दूसरी बात, मज़ाहर नकवी साहब दुनिया की तारीख में किसी सुप्रीम कोर्ट का पहला जज है जो करप्शन की बुनियाद के ऊपर निकाला गया। सही। और मैं दुनिया की तारीख का पहला वकील हूँ जिसकी दरख्वास्त के ऊपर किसी सुप्रीम कोर्ट का जज करप्शन की बुनियाद के ऊपर निकाला गया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट तो कहीं ना हो सकती। मसलन अगर हम ये कहें कि तस्लीम कर लें कि मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, है और आइंदा भी होगी, तो इसके बावजूद भी ये जवाब तो हम नहीं दे सकते ना कि किसी जज को करप्शन करने का लाइसेंस हासिल है या कोई जाली डिग्री वाला है उसको जज बना दिया जाए, जर्नैल बना दिया जाए, वज़ीर आज़म बना दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट का होना या ना होने का मतलब ये नहीं है कि गुनाह करने की इजाज़त है। सही, ठीक हो गया। सर, साबिक वज़ीर इमरान खान की तरफ आते हैं। आप काफ़ी उसके लोगों के उसमें रहते हैं, इस बारे में वो जेल में है, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, आपको क्या लगता है वो सियासी इंतकाम है या कुछ जेन्युइन भी हैं उसके अंदर? देखिए, 9 मई के अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं ना, उनके बारे में ये इम्प्रेशन डिबेट की जा सकती है कि वो सियासी नौयत के हैं, लेकिन 9 मई का मुकदमा जो है ना वो हकीकत है, पूरी दुनिया ने देखा, उसकी एविडेंस मौजूद है, वो इनके कहने के ऊपर हुआ और वो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। इसलिए बाज़-औक़ात रियासत हुकूमतें जो हैं वो एक अच्छे भले केस को जो है वो दानिस्ता तौर के ऊपर ख़राब कर देती हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा खूबी पाई जाती है कि वो अच्छा काम जो है वो ख़राब करने के माहिर है। अच्छा काम जो है वो भी ख़राब तरीके से करने के माहिर है। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर जो 9 मई के मुकदमात हैं इमरान खान साहब से मुतल्लक और तहरीक इंसाफ के मुतल्लक, वो ठीक है। बाकी मुकदमात के ऊपर डिबेट की जा सकती है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या जो भी है। सही। क्या आप देख रहे हैं कि मुल्की कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए, ज़ाहिर बात है आप जितना आप समझते हैं कानून को, कोई इमरान खान को रिलीफ मिल सकेगी या कोई गुंजाइश है कानून में? इमरान खान साहब को कतई तौर के ऊपर 2000 कम अज़ कम 2030, ज़्यादा से ज़्यादा 2036 से पहले रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ये बात मैं तब से कह रहा हूँ जब 9 मई हुआ था और दोबारा इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। ये उसके बाद से रिकॉर्ड के ऊपर बात है, ट्विटर के ऊपर भी पड़ी हुई मेरे। उसकी 2 कानूनी वजूहात। एक तो कानूनी वजूहात ये कि 9 मई जैसा जुर्म दुनिया की तारीख उठा के देखें, जब भी किसी मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, तो वो बंदे कभी बाहर नहीं आए, उनको कभी माफ़ी नहीं मिली। सही। उन्होंने अपनी सज़ा पूरी की है, चाहे वो 1 साल की है, चाहे वो उम्र कैद है। तो इमरान खान साहब 9 मई की हद तक अपनी सज़ा पूरी करेंगे, चाहे उनकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाए, चाहे उनकी जो है वो ना गुजरे। दूसरी बात, सियासी जो मुकदमात गवर्नमेंट के बनाए हुए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जैसे तोशा खाना है और केसेस इस तरह के हैं, उनमें आप सुकम तलाश कर सकते हैं, चीज़ें तलाश कर सकते हैं। 9 मई की हद तक ना
फौज इमरान खान साहब को माफ़ी दे सकती है, ना हुकूमत माफ़ी दे सकती है, ना कानून माफ़ी दे सकती है। इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमे में माफ़ी नहीं मिल सकती। सर हम 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, मैं फिर से वही सवाल दोहरा लेती हूँ कि 9 मई के वाक़यात में क्या वाकई रियासत के ख़िलाफ़ बगावत हुई? क्योंकि पीटीआई कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग था। तो आप क्या समझते हैं एज ए कानूनदान के जो रियासत, वो अभी आपने जिक्र भी किया कि इसको हम कह सकते हैं 9 मई में वो रियासत के ख़िलाफ़ मुकदमात थे या उसके ख़िलाफ़ साजिश थी? नहीं, वो तो अलानिया तौर के ऊपर तस्लीम करती है जो एविडेंस है कि ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश थी। अगर ये फॉल्स फ्लैग था तो तहरीके इंसाफ के वो लोग कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंचे? और अगर ये फॉल्स फ्लैग था तो जो इजाज़ चोई साहब हैं उनकी वो ऑडियो क्यों लीक हुई कि जिसमें उन्होंने एक फ़ौजी जवान की शहादत के ऊपर जश्न मनाने का, खुशी मनाने का कहा? फॉल्स फ्लैग तो वो होता है जो बाद में किसी एविडेंस से फॉल्स फ्लैग साबित हो जाए। ये तो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तयशुदा तरीके से मनसूबाबंदी करके निकले और जाके इन्होंने फ़ौजी अमलाक के ऊपर हमला किया। अभी पिछले दिनों 9 मई GHQ के गेट के बाहर रावलपिंडी नायब तहरीक इंसाफ का कोई नायब सदर की वीडियो चल रही थी। वो उस वीडियो में वाज़ह तौर के ऊपर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के गेट के ऊपर मारता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फॉल्स फ्लैग इसको कैसे कहेंगे? कैसे करेंगे? एविडेंस के मुताबिक ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, पॉलिटिकल बयानिया। डेफिनेटली वो एक सियासी जमात ये है, बगावत है, यानी कि ये बगावत है, ये बगावत थी। अब इसमें देखें, इमरान खान साहब को सज़ा तब होगी अगर 9 मई के मुकदमात में ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जनरल फैज़ साहब की स्क्रूटनी इंक्वायरी चल रही है। अगर जनरल फैज़ साहब को 9 मई के मुकदमात में जो सज़ा होगी वो इमरान खान साहब को सज़ा होगी 9 मई में। अगर 9 मई के मुकदमात में जनरल फैज़ साहब बरी हो गए तो इमरान खान साहब भी बरी हो जाएंगे। अगर 9 मई के मुकदमात में जनरल फैज़ साहब को सज़ाए मौत हुई तो इमरान खान साहब को भी सज़ाए मौत होगी और पूरी दुनिया इमरान खान साहब को फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखेगी। सही। चलें सर, अब ज़रा थोड़ा सा हम बाहर की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आप वो उससे भी वाकिफ़ हैं, क्या अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी कार्रवाई हो रही है, हमें ज़ाहिर बात है उन्होंने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की है पाकिस्तान में, तो आप बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं? आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, पाकिस्तान को छोड़े, हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो रिटेलिएट करे, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करे, उसको चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। जब तक अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ भाईचारे और अमन का दाई था, पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी भी की, आलमी कवानीन के तहत उनके रेफ्यूजीज़ को यहाँ पर बसाया भी, उनको सहूलतें भी दी। लेकिन जब अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया, इसराइल, अमेरिका के कहने के ऊपर, उनकी फंडिंग के ऊपर जो है वो उसने दहशतगर्दों का रूप धार लिया, तो पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन दहशतगर्दों का किला कमा करे। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हर मुल्क का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। सही। सर जी, हम लोग अगर देखें बाहर बैनुल अक़वामी जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, वो अक्सर पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात की जो है ना वो तनकीद करती रहती हैं। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के लिए अगर कहें कि बात करें, किस हद तक महफूज है इंसानी हकूक़ के हवाले से? देखिए, मैं बतौर वकील इंसानी हकूक़ को इस नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इंकशाफात हुए हैं कि इंसानी हकूक़ गज़ा के अंदर तमाम ज्यूज़, तमाम अमेरिकन्स, तमाम जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, वो उनको पाकिस्तान को छोड़ के गज़ा के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको पाकिस्तान को छोड़ के ईरान के ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो आज भी इंसानी हकूक़ जो हैं वो अमेरिका से, इसराइल से, यूरोप से ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर कभी किसी खातून को या किसी बच्चे का जो है वो गर्दन नहीं उड़ाई गई, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा, ये तमाम अदारों की पुष्टपनाही से गज़ा के अंदर बच्चों के सर काटे जा रहे हैं, ख़वातीन के सर काटे जा रहे हैं। तो जो दुनिया का अपना ये स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड जो है, उसको उस तरफ फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को हमेशा से ये तमाम यहूदी ममालक, सेहूनी ममालक, वेस्टर्न ममालक जो है वो हमेशा से इस वजह से पाकिस्तान को टारगेट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है जो
इनकी आंखों में वो कैसे कहते हैं खटकती है, और उसको आप कह लें कि कंट्रोल प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का फॉल्स फेक नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब एप्स्टीन फाइल के बाद तो मैं समझता हूँ किसी यूरोपियन शख्स को, किसी ज्यूज़ को, किसी बंदे को, किसी बरतानवी शहरी को, अमरीकी शहरी को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि वो किसी दूसरे मुल्क के इंसानी हकूक़ की बात करे। आपके अपने मुल्क के अंदर आपके अमीर लोग, आपके हुक्मरान, आपके ख़ानदान के लोग जो हैं वो बच्चियों को अगवा करके उनके साथ रेप करते रहे हैं, तो आप किस मुंह से दूसरे मुल्क की इंसानी हकूक़ की बात करते हैं? जो भी यूरोपियन कंट्री इंसानी हकूक़ की बात करे उससे पहले सवाल ये पूछा करें कि आपके लोग जो है वो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मुलव्वस है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सर जी, आप ज़ाहिरी बात है हम बात कर रहे हैं बाहर उसकी, आप देख रहे हैं हमारे हमसाये में जंग हो रही है। हम बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक क्या ईरान के ऊपर हमले को जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर ईरान ने ज़ाहिरी बात है अपने जो उनके हमसाया ममालिक हैं उन पे हमले किए, तो ये क्या खुद मुख्तियारी या सालमियत का इशू नहीं है कि उसके साथ उन्होंने यूएई और सऊदीया पे भी जो हमले किए? तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ये भी गलत है, ये भी उसकी सालमियत और मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। उसके रद्द-ए-अमल में ईरान जो है वो खलीजी ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है, सऊदी अरब के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर। ईरान भी गलत कर रहा है। ईरान के इशू के ऊपर बात करने से पहले जो मौजूदा रजीम है उसका इक़्तिदार में आने की तारीख जो है वो हर शख्स को जहन में रखनी चाहिए। कतई तौर के ऊपर वहाँ पर किसी मज़हब का इशू नहीं है, किसी मसलक का इशू नहीं है, कोई कुछ इशू नहीं है। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनई साहब ईरान में लाए गए और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बीट्रे किया उन्होंने, उसके बाद से उनके हालात ख़राब होना शुरू हुए। उन्होंने आज के दिन तक, ईरान ने गुज़श्ता 10 साल का आप डाटा उठा के देख लें, 20 साल का डाटा उठा के देख लें, किसी भी मुल्क के अंदर हर मुल्क उनके ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये फसादी मुल्क है, ये अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए फसाद करवाता है, ये दहशतगर्दी करवाता है। हमारे बलूचिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे वो बज़रिया ईरान होते रहे हैं। कलभूषण की मिसाल हमारे सामने मिसाल मौजूद है। और जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो रही है तो ईरान इंडिया के साथ खड़ा नज़र आया। सही, ये ईरान का किरदार है, उसका रोल है, उसकी तारीख है, उसको नज़रअंदाज किए बगैर, उसको डिस्कस किए बगैर आप ईरान के तनाज़े के ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अब देखें 2024 के अंदर ईरान से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फायर हुए थे, बलूचिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता अटैक हुआ था। तो जब पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट किया, जवाब दिया, तो फिर ईरान वाले दुम दबा के भाग गए। सो मेरी गुजारिश करने का मकसद ये है कि ईरान की खुद मुख्तारी, सालमियत, अमेरिका को मारे ना, ईरान के अंदर क्या यहूदी नहीं बसते हैं? ईरान के अंदर अमेरिका जो यहूदी आबादियाँ वो मौजूद है ना, तो आप इसराइल का और अमेरिका के हमले का बदला उनसे क्यों नहीं लेते? आप क्यों मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला कर रहे हैं? फर्ज कर लें कि ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है और इस मुस्लिम ममालिक जो है वो ईरान और ईरान मुस्लिम ममालिक के साथ आपस में मिड में आ जाता है, तो बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट किसका पूरा हुआ? अमेरिका और इसराइल का, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो है वो आपस में लड़ते रहें। अब अगर ईरान दानिस्ता तौर के ऊपर मुस्लिम ममालिक के ऊपर अटैक करता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका और इसराइल का एजेंडा पूरा कर रहा है। सही, लेकिन सर आपने भी बात की कि उनके मुल्क के अंदर जो यहूदी बैठे हुए हैं आप उनके से क्यों नहीं बदला लेते? बट वो फिर ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो जाएगा कि दुनिया में कहीं कुछ हो, आप अपने शहरियों के ऊपर वो कर रहे हैं? तो गुजारिश ये है कि ईरान का जो दुबई के तजारती मराकज़ हैं उनके ऊपर हमले करके कौन सी अच्छी प्रेसिडेंट सेट कर रहा है? सही, अगर ईरान को अमेरिका और इसराइल से में इस्तेमाल होने के फौजी अड्डों से एतराज़ है तो वो फौजी अड्डे टारगेट करे। वो ईरान मुस्लिम ममालिक की शहरी आबादियों को क्यों निशाना बना रहा है? ईरान जो है वो तजारती मराकज़ को क्यों निशाना बना रहा है? ईरान मुस्लिम ममालिक की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको निशाना क्यों बना रहा है? ये क्या जस्टिफिकेशन है? सही, मतलब वो ईरान ये कर रहा है कि अगर किसी मुल्क में अमेरिकी बेसिस हैं तो वो किसी भी मुल्क में अटैक कर सकता है उसमें, तो मतलब वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इसराइल भी जस्टिफाइड है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर ईरान का ये जस्टिफिकेशन है तो फिर अमेरिका की जस्टिफिकेशन भी दुरुस्त है। गुजारिश नहीं है, तारीख जो है ना, जब आज से 50 साल बाद हमें पता चलेगा
कि ईरान का ये वाला जो आज का किरदार है वो प्रॉक्सी का किरदार है। आप आज से 4 साल पहले की तारीख उठा के देख लें, ईरान ने ऐसे ही पंप करके इस्राएली आर्मी के ऊपर हमास के ज़रिए हमले करवाए। अब ईरान भी पीछे हट गया और हमास भी गायब हो गई, और नतीजा क्या निकला, इसराइल ने गज़ा को और फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया। और इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट हुआ? इसराइल का और अमेरिका का, क्योंकि उनको जवाब चाहिए था गज़ा को मिलियामेट करने का, फ़लस्तीन को मिलियामेट करने का। पाकिस्तान को मिलियामेट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को एक जवाब चाहिए। ये जवाब फराहम कर रहा है ईरान कि वो जब हमें ईरान को मिलियामेट कर दिया जाए, रिटेलिएशन में इसराइल हमारे यूं सर के ऊपर आके बैठ जाए और मेरे मुंह में खाक। अगर 2030 में 10 साल बाद जंग लगती है तो पाकिस्तान का हदूद रबा देखिए, एक तरफ अफगान दहशतगर्द, एक तरफ इसराइल दहशतगर्द सर के ऊपर आकर बैठ जाएगा, और दूसरी तरफ ये इंडिया जो है वो हमारे सर के ऊपर आकर। तो ये सिनेरियो, हाँ, अगला सवाल भी मेरा यही था कि पाकिस्तान इस के लिए कितना खतरा है ये ईरान और इसराइल की जंग, तो आपने वो कर दिया। इसमें आपको मजीद और क्या खतरा नजर आ रहा है? और दूसरी यहाँ पे मैं एक सवाल हमेशा ये करती होती हूँ कि आप ये देखें, अगर हम इस अटैक को गौर से देखें जो हमारे साथ अफगानिस्तान ने किया, इधर से मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात होती है, दूसरे दिन पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर हमारे अटैक होना शुरू हो जाते हैं, और तीसरे दिन ईरान में जंग शुरू हो जाती है। तो वो समझ आ रही है कि ये कितनी को प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए मुझे कभी कभी ना ये ख्याल आता है कि मेरे उस्ताद ने भी 1-2 दिन पहले यही इसी तरह की बात की कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ या मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले इंसान हूँ या मुसलमान हूँ। मुझे यकीन माने कि मौजूदा गुज़श्ता 4-5 साल के हालातों वाक़या दुनिया के देख के लगता है कि मैं अपने आप को कहूँ कि मेरा मज़हब भी पाकिस्तान है, मेरा दीन भी पाकिस्तान है, मेरा ईमान भी पाकिस्तान है, ये सबसे पहले, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप गुज़श्ता 4 साल का इन खित्ते की हालात, खित्ते की सियासत, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत होना जिसने पाकिस्तान की मईशत का ऐसे इस तरीके से बेड़ा गर्क किया जिससे वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होना था, और उसके बाद ये हालात पैदा होना, ये सारी कड़ियाँ आप मिलाएं तो आपको एक ही बात समझ आती है कि ये सारे का सारा घेरा। देखिए फ़र्ज़ कर लें ईरान को तबाह करके अमेरिका का क्या फ़ायदा है? सही, कुछ भी नहीं। ईरान को तबाह करके इसराइल का क्या फ़ायदा है? वो पहले से एक तबाह बर्बाद कमज़ोर मईशत वाला आपके बकौल मुल्क है, तो उसको उन्होंने मार के क्या करना है? वो तबाह होकर क्या करेगा? उसको भी पता है वो लड़ नहीं सकता। जब उसको पता है कि वो लड़ नहीं सकता तो फिर वो क्यों पंगे ले रहा है? सिर्फ इस वजह से कि ही, मेरी ज़ाती राय है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि वो एज प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को घेरने के लिए प्लानिंग की जा रही है, और इस जंग में जितना वाइजली पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, बावजूद इसके कि ईरान से कभी भी पाकिस्तान को खैर की तवक्को नहीं आई और ना कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ना किसी भी तारीखी एतबार से नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत को, इलाकाई अहमियत को देखते हुए वो इस बात पर अलानिया तौर के ऊपर मजम्मत कर रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक जो है वो बंद होने चाहिए, और ईरान को भी बाकियों के ऊपर अटैक बंद करना चाहिए। आपने जो बात की वो उसमें देखे ना कि इस दफ़ा जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान वॉज एग्री कि वो एग्रीमेंट कर लेगा, और उसने साइन भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे। इसराइल ने फिर भी इब्राहिम अकॉर्ड को, वो कहते हैं ना, कुर्बानी दे दी ईरान पे अटैक करने से, और इधर से वो ग्रेटर, वो क्या कहते हैं, अखंड भारत वाला सीन भी उसमें नज़र आ रहा है। तो आपको, मतलब मैं वही बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप जो बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि ये सारी ये है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर पूरी तरह कब्ज़ा कर लेता है तो वो उसका ग्रेटर इसराइल का हिस्सा हो जाता है, और पाकिस्तान पे ये आ जाता है। तो अखंड भारत में आप देखें उनकी उस साजिश को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान कितना अमल कर रहा है। देखिए हमारे बड़ों से हम ये आज के दिन तक सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में अब जो जंग होगी वो बड़ी अजीम होगी, वो एक पाकिस्तान की होगी और इसराइल की होगी। ये जंग होनी है और लाजमी होनी है। सही। लेकिन ना मेरा ये मानना है, अब तो ये ज़्यादा मतलब कन्विक्शन के साथ ये मानना है कि अल्लाह ताला ने ना दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम एक ऐसी खूबसूरत कौम बनाई है जिसके अंदर दुनिया की तमाम खूबियाँ और खामियाँ जो है वो बैक वक्त मौजूद है। आप एक लम्हे में इनको देखेंगे तो ये दुनिया की बुरी तरीन कौम है, और आप दूसरे लम्हे में आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा खूबसूरत कौम है ही नहीं। हमने पाक इंडिया जंग के वक़्त देख लिया, लोग
मतलब खुशी के साथ लड़ने निकले हुए थे और अपने क्या उसे कहते हैं फौजी जवानों के साथ लड़े हुए थे। पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का जो है वो शौक है लड़ना, जंग लड़ना। सही। सो बावजूद इसके कि ये सारे कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान को घेरने की और करने की, ट्रैप करने की, ये कर नहीं सकेंगे। पाकिस्तानी बड़ी खूबसूरत कौम है, ये अखंड बखारत वाला आ जाए, इसराइल वाला मामला आ जाए, हमारा एटमी बॉम्ब जो है वो अगर कोई और ना चला सका ना तो कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर चला देगा और वो जरूर दुनिया को इस बात का पता है कि ये चला देंगे। चलें, अब हम बाहर की जंग से वापस आपकी जंग पे आते हैं कि आप हमें बताएं कि अब आप किसी और जज को ताड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल तो ताड़ के बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो मतलब हम देख रहे हैं मुस्तकबिल में क्या? हाँ, मुस्तकबिल में देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सही। अब जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए उस दिन फिर वक़्त का और सूरत हाल का तयन करके, क्योंकि देखें ना, जैसे मैं वकील हूँ और आप जर्नलिस्ट हैं, तो ये आपका स्वाबदीदी हक है और इख्तियार है कि आपने किस शख्स का किस वक्त कैसा इंटरव्यू करना है, किस टॉपिक पे करना है, ये आपका इख्तियार है। Exactly. इसी तरह मैं वकील हूँ तो बीइंग वकील ये मेरा प्रीरोगेटिव है कि मैंने कौन सा मुकदमा, कौन सा पत्ता, किस वक्त, किस माहौल में दायर करना है और दायर बहरहाल ज़रूर करना है। सही। एक अभी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि 2026, वो जो मेरे बारे में सोशल मीडिया के ऊपर एक बात मशहूर है ना कि हर साल एक जज जाता है। ये वो नहर है जो हर साल एक बंदा जज लेती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा करूँ, जो 2026 जाया ना जाए। चलें, गुड लक फॉर दैट। और आखिर में मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि पाकिस्तान के कानून में आपको लगता है कि मुकम्मल है, खामियां हैं, क्या चेंज होना चाहिए? अगर कुछ एक अगर आप पॉइंट कर देंगे, एक या दो चीज़ें कानून आप तब्दील करना चाहें। ये पाकिस्तान के कवानीन सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने वाला जो अदारा है अदलिया, बुनियादी तौर के ऊपर उसके अंदर खामी है। जब तक उस अदलिया की खामी को दूर नहीं किया जाएगा, आप जितने मर्जी कवानीन बना लें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं आपको रिसेंटली अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एक्ट 2022 मौजूद है ना, लेकिन हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। लाहौर पंजाब के अंदर 1500 के करीब शहरियों को कत्ल कर दिया गया पुलिस मुकाबलों के अंदर। सो मैं ये समझता हूँ कि उन पुलिस मुकाबलों के अंदर हमारी लाहौर हाई कोर्ट के वो जज साहबान भी शामिल हैं, उनको भी मावरा अदालत कत्ल का जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जिनके सामने 60 मुकदमात आए, शहरी अपने लेके आए और उन्होंने उनके मुताबिक कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो जब अदलिया कानून के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाना शुरू कर देगी, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच मियां दाऊद एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का।